बंगाल का एक दूरस्थ गांव है धामुईपुर। छायाओं से घिरा, शांत और निस्तब्ध। यहां समय जैसे धीमी गति से चलता है, मानो हर चीज किसी अनदेखी रफ्तार में बंधी हो। शाम होते ही सभी लोग एक ही जगह इकट्ठा होते हैं। श्यामलाल की चाय की दुकान, जहां दिन भर की थकान और बातें एक कप चाय के साथ खत्म होती हैं। चाय की दुकान पर बैठे हैं मनीष, परमानंद काका और रितेश। हल्की हवा चल रही है और दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे काका, आपने पलाश की नई नौकरी की खबर सुनी? सुना है उसे कोलकाता में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अच्छा पैकेज है, रहने की सुविधा भी है, और लोग कह रहे थे कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल जाएगी। हाँ रे, सुना तो मैंने भी है। लड़का शुरू से ही समझदार था, मेहनती भी था। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आजकल के लड़के गांव में टिकना ही नहीं चाहते। जैसे ही थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, बस शहर भागने की सोचने लगते हैं। सही कह रहे हैं काका। अभी कुछ दिन पहले ही तो पास के गांव के गोपीनाथ का बेटा भी नौकरी लगते ही कोलकाता चला गया। पहले तो कहता था गांव नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नौकरी मिलते ही सब बदल गया। अब देखना, पलाश भी जाएगा। एक एक करके अगर सारे पढ़े लिखे लड़के ऐसे ही गांव छोड़ते रहे तो इस गांव का क्या होगा? कौन रहेगा यहाँ? और आगे चलकर इस जगह का क्या हाल होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए तो मैंने पढ़ाई लिखाई की ही नहीं। सोचा ना पढ़ूंगा ना कहीं जाऊंगा, यही रहूंगा अपने गांव में। जैसे चल रहा है वैसे ही सही। हाँ, तू पढ़ाई लिखाई करेगा तो घर किराए पर चलाएगा कौन? तेरे बाप ने जो पुराना घर छोड़ रखा है, उसी को किराए पर देकर तू आराम से कमा लेता है। तेरे लिए पढ़ाई करके नौकरी करने का कोई खास मतलब भी नहीं बनता। अरे कहां की कमाई, वो तो बस नाम की बात है। सच तो ये है कि वो पुराना घर कब से बन पड़ा है। कोई किराए पर रहने आए तब ना कुछ कमाई होगी। अभी तो बस यूं ही खाली पड़ा धूल खा रहा है। तभी अचानक दुकान के सामने एक अजीब सा आदमी आकर खड़ा हो जाता है। न जाने कब वो वहां आ गया, किसी ने उसे आते हुए देखा भी नहीं। जैसे वो अचानक अंधेरे से निकलकर सामने खड़ा हो गया हो, पतली सूखी काया, जैसे पाट की लकड़ी हो। उसके शरीर पर पुराने और मैले कपड़े थे जो हवा के साथ हल्के हल्के हिल रहे थे। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और गहरे कोटरों के भीतर धसी हुई, मानो बहुत समय से उसने चैन की नींद न ली हो। वो कुछ देर तक चुपचाप सबकी ओर देखता रहता है। उसकी नजरें एक एक करके हर चेहरे पर ठहरती हैं, जैसे वो सबको ध्यान से परख रहा हो। फिर धीरे धीरे बहुत धीमी और खुरदुरी आवाज में बोल उठता है, क्या इस गांव में मुझे एक कमरा किराए पर मिल सकता है? मैं यहां कुछ दिन रुकना चाहता हूं। ज्यादा नहीं, बस थोड़े समय के लिए। अगर कोई पुराना या खाली घर हो तो मैं वहां भी रह लूंगा। उसकी बात सुनते ही सबके चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। अभी तक जो लोग हंस बोल रहे थे, वे अचानक चुप हो जाते हैं। हवा जैसे एक पल के लिए थम जाती है और सबकी निगाहें उसी अजनबी आदमी पर टिक जाती हैं। लेकिन तभी रितेश बोल उठता है। उसकी आवाज में हल्की झिझक है, लेकिन साथ ही जैसे कोई सोच पहले से ही उसके मन में चल रही हो। मेरा पुराना घर खाली पड़ा है। अगर आप सच में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं तो आप वहां किराए पर रह सकते हैं। घर थोड़ा पुराना है, लेकिन रहने लायक है, और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं है। वो अजनबी आदमी बिना कोई शब्द बोले हल्का सा सिर हिला देता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खुशी न राहत, बस एक अजीब सी स्थिरता, जैसे वो पहले से ही जानता था कि उसे यही जवाब मिलेगा। इधर परमानंद काका धीरे धीरे रितेश के पास झुकते हैं। उनकी आवाज बहुत धीमी है, लेकिन उसमें चिंता साफ झलक रही है। अरे रितेश, जरा ध्यान से देख इस आदमी को। ये हमारे आसपास के किसी गांव का तो बिल्कुल नहीं लगता। न तू इसे पहले कभी देखा है, न ही इसकी कोई पहचान है, और तू बिना कुछ पूछे ऐसे ही इसे घर किराए पर दे देगा? मुझे तो इसका चाल चलन और इसकी आंखें देखकर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बेटा, थोड़ा सोच समझकर फैसला कर। रितेश परमानंद काका की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो बस एक पल के लिए उनकी तरफ देखता है, फिर नजरें फेर लेता है, जैसे उसने मन ही मन अपना फैसला पहले ही कर लिया हो। वो उस अजनबी आदमी को इशारा करता है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वहां से चला जाता है। अजनबी भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, बिना कुछ बोले, बिना इधर उधर देखे।
आखिर उसे एक किराएदार मिल गया है, इतने दिनों से खाली पड़े घर के लिए। क्या वो उसे यूं ही हाथ से जाने? अब कहने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तूने देखा ना, उसने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। लेकिन सच कहूं तो उस आदमी को देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा एहसास नहीं हुआ। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे उसके अंदर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ हो जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसी शाम वो अजनबी आदमी रितेश के पुराने घर में रहने आ गया। गांव के किनारे पर बना वो घर, जो काफी समय से सूना पड़ा था, आज फिर से खुल गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एक साधारण किराएदारी नहीं, बल्कि कुछ और ही शुरुआत है। यहीं से शुरू हुई एक अनजाने डर और आतंक की कहानी, जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। रात गहरी हो चुकी है, चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ है। हवा भी जैसे थम सी गई है और दूर कहीं से केवल झींगुरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। पूरा गांव नींद में डूब चुका है, लेकिन इस सन्नाटे के बीच कुछ ऐसा है जो इस रात को सामान्य नहीं रहने दे रहा। उसी रात साइकिल लेकर रास्ते से गुजर रहा था पलाश। सुनसान रास्ता, दोनों तरफ घने पेड़ और बीच बीच में टूटती हुई चांदनी। वो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो शहर से अपने घर लौट रहा था। उसे नई नौकरी मिली है और आज वो ये खुशखबरी अपने परिवार को देने के लिए वापस आया है। उसके चेहरे पर थकान जरूर है, लेकिन अंदर कहीं खुशी भी है। कुछ ही दिनों बाद वो पूरी तरह शहर में बसने वाला था। इस गांव को, इन रास्तों को और शायद इन यादों को भी पीछे छोड़कर जाएगा। लेकिन आज साइकिल का पहिया पंक्चर हो जाने की वजह से उसे काफी दूर तक साइकिल घसीट कर चलना पड़ रहा था। हर कदम के साथ उसकी थकान बढ़ती जा रही थी और रात का सन्नाटा उसे और बेचैन कर रहा था। रितेश के घर के सामने से गुजरते हुए अचानक उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई देती है। ऐसी हंसी जो इस सन्नाटे को चीरकर सीधे उसके कानों तक पहुंचती है। इतनी रात में रितेश के पुराने घर के अंदर कौन हंस रहा है? जहां तक मुझे याद है, वो घर तो काफी समय से खाली पड़ा था। कोई वहां रहने की हिम्मत भी नहीं करता था। लगता है रितेश ने आखिरकार उसे किसी को किराए पर दे ही दिया। लेकिन ये हंसी कुछ अजीब लग रही है। खैर, जाने दो, मुझे इससे क्या लेना देना। रात काफी हो चुकी है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। बेवजह रुककर किसी मुसीबत में पड़ने से अच्छा है कि मैं अपने रास्ते चला जाऊं। पलाश एक बार उस घर की ओर देखता है, फिर सिर झटककर आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, इतनी धीमी लेकिन उतनी ही गहरी, जैसे किसी अंधेरे कोने से निकलकर सीधे पलाश के कानों में उतर रही हो। पलाश, ओ पलाश, इधर आ। सुन रहा है ना तू? मेरे पास आ, मैं तुझे बुला रहा हूं। आजा, डर मत, बस इधर आजा। पलाश अचानक चौंक जाता है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराकर चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। कौन कौन मुझे इस तरह बुला रहा है? सामने आओ, छुपकर क्यों बुला रहे हो? ये आवाज, ये तो किसी जानी पहचानी भी नहीं लग रही। फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे ही बुला रही है? कुछ पल के लिए सब फिर से शांत हो जाता है, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। फिर एक बार वही आवाज गूंज उठती है, इस बार पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा करीब और ज्यादा हुक्म देने वाली। पलाश, बुलाया तो अभी तक वहीं खड़ा है। सुन नहीं रहा क्या? मैं तुझे ही बुला रहा हूं। यहां मेरे पास आ। क्यों रुक गया? चल मेरे पास आ, मैं कह रहा हूं ना। घर के अंदर आ जा, देर मत कर। जितनी जल्दी आएगा उतना ही अच्छा होगा। आ जा, अभी के अभी। इस बार पलाश पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। उसके चेहरे से भाव गायब होने लगते हैं, जैसे उसकी अपनी इच्छा धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसकी आंखों की पुतलियां काले रंग से बदलकर धीरे धीरे सफेद होने लगती हैं, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। धीरे धीरे, जैसे किसी के वश में हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, पलाश उस घर की ओर बढ़ने लगता है। उसके कदम अब उसके अपने नहीं रहे। कि हल्की धूप पानी पर पड़ रही थी, लेकिन उस शांत माहौल के बीच ये दृश्य किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था।
कुछ ही देर में पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। उसका चेहरा डर से पूरी तरह विकृत था, आंखें खुली हुई, जैसे उसने मरने से पहले कुछ इतना भयानक देखा हो जिसे सहन करना उसके बस में नहीं था। उसके चेहरे पर जमी दहशत साफ बता रही थी कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। अरे ये क्या हालत हो गई उसकी? कल तक तो बिल्कुल ठीक था, हंस बोल रहा था। हमारे गांव में किसमें इतनी हिम्मत हो सकती है कि किसी को इस तरह मार दे? उसका चेहरा देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे वो डर के मारे ही मर गया हो, जैसे किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उसकी जान निकल गई। ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ, न पहले कभी किसी की ऐसी मौत हुई, न ही किसी ने ऐसी बात सुनी। फिर अचानक ये सब कैसे हो गया? किसके दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता है? अभी तो बेचारे को नई नौकरी मिली थी, उसकी जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई थी। घर वालों के कितने सपने थे उससे, सब एक ही पल में खत्म हो गया। लेकिन सवाल तो वही है, किसने उसे इस तरह मारा? या फिर सच में इसके पीछे कुछ और ही है जो हम समझ नहीं पा रहे। गांव के सभी लोगों ने पलाश की इस असामान्य मौत को दिल का दौरा कहकर फैलाना शुरू कर दिया। कोई भी इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इसके पीछे कुछ डरावना और अनजाना हो सकता है। लेकिन रितेश, परमानंद काका और मनीष के मन में डर और शक गहराता जा रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो कुछ शुरू हुआ है। शाम ढल चुकी है, आसमान में हल्का अंधेरा छा गया है और गांव के ऊपर फिर वही सन्नाटा उतरने लगा है। एक बार फिर रितेश, मनीष और परमानंद काका श्यामलाल की चाय की दुकान पर बैठे हैं, लेकिन आज माहौल पहले जैसा नहीं है। आज उनके मन में एक अजीब सा संदेह गहराता जा रहा है। तीनों चुप हैं, जैसे कोई अनकही बात उनके बीच घूम रही हो, जिसे कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। बताओ तो, पलाश को इस तरह कैसे मारा गया? वो तो किसी से बैर भी नहीं रखता था, ना ही कभी किसी से झगड़ा हुआ उसका। फिर किससे उसकी इतनी दुश्मनी हो सकती है कि उसे इस तरह जान से मार दिया जाए? ये किसी इंसान का काम नहीं है, मैं साफ कह रहा हूं। ये जरूर किसी बुरी शक्ति का काम है, कोई ऐसी चीज जिसे हम समझ नहीं सकते। तुमने देखा नहीं, उसकी आंखों में कितना भयानक डर था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान के बस का नहीं है। उसकी हालत देखकर ही समझ आ जाता है, ये साधारण मौत नहीं है, कोई अदृश्य ताकत है जो इस गांव में आ चुकी है और अब वो धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है काका, और सच कहूं तो एक बात है जो मैं सुबह से बताना चाहता था, लेकिन हर बार यही सोचकर रुक गया कि आप लोग क्या सोचेंगे। कहीं आप लोग मेरी बात को मजाक ना समझ ले। अरे पहेलियां मत बुझा यार, सीधी सीधी बात बता दे। अभी हालात मजाक के नहीं हैं, जो भी है साफ साफ बोल। अरे मेरे पुराने घर को जिसे मैंने किराए पर दिया है, कल तुम दोनों ने उसे देखा था ना? वही अजीब सा आदमी जो अचानक दुकान पर आकर खड़ा हो गया था। हाँ देखा था, बहुत ध्यान से देखा था। उसकी शक्ल सूरत भी अजीब थी और उसका बर्ताव भी। क्यों, क्या हुआ उसके बारे में? कुछ खास तो नहीं, लेकिन कल जब मैं उसे कमरा दिखा रहा था, तब अचानक बिना किसी वजह के वो एक अजीब डरावनी हंसी हंसने लगा। ऐसी हंसी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे कोई अंदर से खिलखिला रहा हो, लेकिन उसमें खुशी नहीं, सिर्फ डर था। घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा था, हर जगह धूल मिट्टी जमी हुई थी। मैंने उससे कहा, जरा साफ कर लीजिएगा, समझे माशाए? लेकिन मेरी बात सुनते ही वो मुझे देखने लगा। उसकी हंसी सुनकर मैं चौंक गया। वो हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्या हुआ माशाए, आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? मैंने तो बस घर साफ करने को कहा था, इसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, या फिर कोई और बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? वो आदमी हंसी रोककर अचानक जैसे घबरा सा गया। उसका चेहरा एकदम बदल गया। कुछ पल पहले जो अजीब मुस्कान थी वो गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी दिखाई देने लगी। रात को जब मैं सो रहा था, तभी अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। और तभी मैंने देखा वो आदमी मेरे सीने के ऊपर बैठा हुआ था और मेरा गला दबा रहा था।
मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैंने पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली, वो अचानक हवा में गायब हो गया। बाद में मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सपना होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर तू पहले ही बता देता तो हम लोग पहले ही कुछ कर लेते। अब मामला और भी गंभीर लग रहा है। पहले कब बताता? ये तो कल रात की ही घटना है। सुबह से ही सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि क्या करूं। और फिर पलाश की मौत की खबर ने तो सब कुछ और उलझा दिया। उस आदमी के अंदर कुछ अजीब सा अंधेरा है, मैं उसकी आंखों में साफ देख पाया था। आज मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा कि आखिर वो है कौन और उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। तू अकेला क्यों जाएगा? ये कोई साधारण बात नहीं लग रही। हम भी तेरे साथ चलेंगे। जो भी होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। ठीक है, तो आज रात थोड़ा देर होने पर हम लोग मेरे पुराने घर के पास चलकर देखेंगे। वहां छुपकर ध्यान से देखेंगे कि उस घर में आखिर चल क्या रहा है और वो आदमी असल में करता क्या है। हाँ, मैं भी तैयार हूं। आज सब साफ हो जाएगा। रितेश, मनीष और परमानंद काका तीनों उसके घर के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि घर के बाहर एक बुढ़िया हवन कर रही है। लेकिन वो बुढ़िया कोई आम औरत नहीं थी। उसके बारे में जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा कि आखिर वो बुढ़िया कौन थी और रितेश के पुराने घर के बाहर वो क्या कर रही है और क्यों, और वो किराएदार कहा गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल कार्टून हिंदी के लिए बहुत कीमती है। मैं देख रहा हूं कि आप सभी के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसी कहानियां बनाएं जो एक अच्छी सीख दे और दिल को छू जाए। टीम कार्टून हिंदी हमेशा आपका दिल से आभारी रहेगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।